हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। आज से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, रेडियो केमिकल मेथड्स। इसका आज फर्स्ट पार्ट जनरल इंट्रोडक्शन हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, रेडियो केमिस्ट्री हमारी क्या है? वो ब्रांच जिसमें हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को या आइसोटॉप्स को स्टडी करते हैं, उसे हमने रेडियो केमिस्ट्री कहा। स्टडी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस और आइसोटॉप्स इज कॉल्ड रेडियो केमिस्ट्री। अब रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस क्या होते हैं? वो सब्सटेंस जो रेडिएशंस एमिट करते हैं उन्हें हम कहते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। अब जिस प्रोसेस से वो हमारा रेडिएशन एमिट करेंगे तो उसे हमने क्या कहा? रेडियो एक्टिव डीके। रेडियो एक्टिव डीके क्या हो गया हमारा? वो प्रोसेस जिसमें एक अनस्टेबल न्यूक्लियस जो है एक स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है बाय द एमिशन ऑफ रेडिएशंस, और इस प्रोसेस को हमने कहा रेडियो एक्टिव डीके। नेक्स्ट, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या है? हाफ लाइफ इज द टाइम इन विच रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रिमेन्स हाफ। ये बिल्कुल ऐसा ही जैसे केमिकल काइनेटिक्स में हम हाफ लाइफ स्टडी करते हैं जिसमें आपका रिएक्शन हाफ कंप्लीट होता है, तो सेम इसी तरह से रेडियो केमिस्ट्री में हाफ लाइफ क्या है? वो समय जिसमें हमारा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है हाफ रह जाता है। अब रेडियो आइसोटोप्स क्या है? आइसोटोप्स विच इमिट रेडिएशंस आर कॉल्ड रेडियो आइसोटोप्स। वो आइसोटोप्स जो हमारे रेडिएशंस को इमिट करते हैं उन्हें हमने कहा रेडियो आइसोटोप्स। और इस तरह के रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के न्यूक्लियस को हमने कहा रेडियो न्यूक्लाइड। अब रेडियो आइसोटोप्स तो हमने पढ़ लिया कि आइसोटोप वो जो रेडिएशंस को इमिट कर रहे हैं। अब आइसोटोप्स क्या है? वो एटम्स जिनका हमारा क्या है, जो है डिफरेंट मास नंबर, जिनका मास नंबर हमारा डिफरेंट होता है। एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर हमारा डिफरेंट होता है। जैसे कि हम ये एग्जांपल में देख रहे हैं, ये हमारे कार्बन के आइसोटॉप हैं C12, C13, C14। तो इनके अंदर एटॉमिक नंबर तो सेम है और मास नंबर डिफरेंट है। मास नंबर क्यों डिफरेंट है? क्योंकि इनके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या वेरी कर रही है। C12 के अंदर 6 है, 13 के अंदर 7 है और आपकी C14 के अंदर 8 है। बाकी जो आपके इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं वो तो तीनों के अंदर 6 ही हैं। तो न्यूट्रॉन्स का नंबर वेरी कर रहा है हमारा। तो आइसोटोप्स क्या हो गए? वो एलिमेंट्स जिनका हमारा एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। और अब रेडियो आइसोटोप क्या हो गई? वो आइसोटोप्स जो रेडिएशन एमिट करते हैं उन्हें हमने कहा रेडियो आइसोटोप्स। अब जनरली न्यूक्लियाई हैविंग मास नंबर मोर देन 82 आर अनस्टेबल, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। जनरली क्या देखा गया है कि वो न्यूक्लियाई जिनका हमारा मास नंबर 82 से ऊपर होता है वो जनरली अनस्टेबल होते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कभी कभी जिनका 82 से ज़्यादा होने के बाद भी वो स्टेबल है, कभी कभी 82 से कम रह जाने के बाद भी हमारा न्यूक्लियाई स्टेबल है। समटाइम न्यूक्लियस इज ऑलरेडी अनस्टेबल एंड समटाइम वी मेक द न्यूक्लियस अनस्टेबल आर्टिफिशियली। कभी कभी क्या होता है, न्यूक्लियस हमारा ऑलरेडी अनस्टेबल होता है और कभी कभी क्या है, हम उसे आर्टिफिशियली अनस्टेबल बनाते हैं किसी भी तरह से, हमारा जैसे न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट या किसी तरह से। और जो हमारा जो है इस तरह से हमारा क्या नॉन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में बदल गया। कैसे? स्टेबल को हमने अनस्टेबल कर दिया। अब वो अनस्टेबल के होने के बाद रेडिएशंस इमिट करेगा, रेडिएशन इमिट करने के बाद हमारा स्टेबल बनेगा। तो रेडिएशन जो डिफरेंट तरह के इमिट करता है, किस प्रोसेस से? रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेस से। रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस इमिट रेडिएशन स्पॉन्टेनियसली थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड रेडियोएक्टिव डीके। अब जो हमने जो रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस बनाया, किसी हमने उसे जो है बम्बार्डमेंट करा के, किसी जो है आपका न्यूट्रॉन या किसी चीज़ से हमने बम्बार्डमेंट करा के हमने उस न्यूक्लियस को स्टेबल से अनस्टेबल कर दिया, मीन्स रेडियो एक्टिव बना दिया। अब वो रेडियो एक्टिव जो न्यूक्लियस है हमारा वो रेडिएशन से इमिट करेगा रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेस से। अब वो हमारे रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेस कौन कौन से होते हैं? अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके और एक्सरे इमिशन। अब हमारे जो न्यूक्लियाई हैं वो अनस्टेबल कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव कैसे होते हैं? क्या सब न्यूक्लियस हमारे रेडियो एक्टिव हो सकते हैं? आपका नहीं होते। कुछ आइसोटोप हमारे जो हैं वो स्टेबल हैं और कुछ अनस्टेबल है। जो अनस्टेबल है वो रेडियो एक्टिव है। अब जैसे हम कार्बन का एग्जांपल लें तो इसके 3 आइसोटोप होते हैं, C12, C13 और 14। इनमें से C12, C13 हमारा स्टेबल है, लेकिन C14 जो है हमारा अनस्टेबल नहीं है। अनस्टेबल नहीं है इस वजह जैसे रेडियो एक्टिव है, स्टेबल होने के लिए रेडिएशन एमिट करेगा हमारा, तो इसलिए हमारा रेडियो एक्टिव है। अब हमारे क्या, क्यों ये हमारा रेडियो एक्टिव है, क्यों अनस्टेबल है, बाकी सब स्टेबल क्यों है? तो वो आइसोटोप हमारा वो आइसोटोप जिनके अंदर एक प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशियो, हमारे बैंड ऑफ स्टेबिलिटी वो है जिसमें हमारी प्रोटॉन्स टू न्यूट्रॉन की एक फिक्स्ड रेशियो होती है। तो ये यदि रेशियो हमारी बैलेंस्ड है तो आइसोटोप स्टेबल है। यदि इसमें इम्बैलेंस आ जाता है तो हमारा जो आइसोटोप है वो
आपका अनस्टेबल हो जाएगा, रेडियो एक्टिव हो जाएगा, और स्टेबल होने के लिए फिर वो रेडिएशन हमारा एमिट करेगा। तो आपका उसे स्टेबल होने के लिए बैंड ऑफ स्टेबिलिटी के अंदर प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन की एक स्पेसिफिक रेशियो होती है जो हमारी होनी चाहिए। Atoms that contain an unstable combination of neutrons and protons और excess energy in their nucleus are unstable या रेडियोएक्टिव कह लें। तो वो एटम्स जिनके अंदर अनस्टेबल कॉम्बिनेशन होता है न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का, या जिनके अंदर एक्सेस एनर्जी होती है जिनके न्यूक्लियस में, वो हमारे जनरली क्या है, अनस्टेबल होते हैं और रेडियोएक्टिव होते हैं। तो वो क्या करता है हमारा, इट विल कन्वर्ट्स इट प्रोटॉन्स टू न्यूट्रॉन्स, अपने प्रोटॉन्स को न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट कर लेता है यदि जो है आपका न्यूट्रॉन उसके पास कम होते हैं तो, और यदि न्यूट्रॉन ज़्यादा है तो न्यूट्रॉन्स को आपका प्रोटॉन्स में कन्वर्ट करके स्टेबल कर लेगा, और यदि एनर्जी ज़्यादा है तो आपका एनर्जी को एमिट करके वो अपने आप को स्टेबल करेगा। तो किसी भी तरह से वो अपने आप को स्टेबल करेगा। तो वो जिनके अंदर न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो हमारी स्पेसिफिक नहीं है, फिक्स नहीं है, वो हमारे अनस्टेबल है। न्यूट्रॉन ज़्यादा हो सकते हैं, प्रोटॉन ज़्यादा हो सकते हैं, कुछ भी ज़्यादा हो सकते हैं। अब जो चीज़ ज़्यादा है उसे वो इमिट करके आपका जो है वो स्टेबल हो जाएगा, अपने आप में स्टेबल कर लेगा। अब रेडियोकेमिकल एनालिसिस क्या है, इसमें क्या करते हैं हम, एक नॉन रेडियोएक्टिव सब्सटेंस को रेडियोएक्टिव बनाते हैं, और उसे रेडियोएक्टिव बनाने के हमारे डिफरेंट तरह के मेथड हैं, और जब वो रेडियोएक्टिव बन जाता है फिर हम उसे एनालाइज करते हैं। थ्रू रेडियोकेमिकल एनालिसिस बोथ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस कैन बी डन, दोनों तरह के एनालिसिस कर सकते हैं हम इससे, क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव। अब हमारे पास जो है 3 मेथड हैं रेडियोकेमिकल मेथड्स के एनालिसिस के, एक एक्टिवेशन एनालिसिस, एक आइसोटोपिक डाइल्यूशन, एक ट्रेसर टेक्निक। इसे थोड़ा ब्रीफ में हम डिस्कस कर लेंगे, डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि ये हैं क्या। फिलहाल हम थोड़ा इन्हें ब्रीफ में देख लेते हैं, है क्या ये। एक्टिवेशन एनालिसिस, रेडियोएक्टिविटी इज इंड्यूस्ड इन द सैंपल बाय इरेडिएशन विद न्यूट्रॉन्स या चार्ज पार्टिकल्स। रेडियोएक्टिविटी हम किसी सैंपल के अंदर इंड्यूस करते हैं, कैसे इंड्यूस करते हैं, या तो उसे इरेडिएट करते हैं न्यूट्रॉन से या किसी चार्ज पार्टिकल से, और जब हम उसका इरेडिएशन करते हैं या बम्बार्डमेंट करते हैं न्यूट्रॉन से, तब हमारे एक्टिवेशन एनालिसिस का नाम हो जाता है न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। अब ये जो हमने बम्बार्डमेंट किया, ड्यू टू दिस बम्बार्डमेंट विद न्यूट्रॉन देयर इज रीअरेंजमेंट ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इन द सैंपल। इस बम्बार्डमेंट की वजह से रीअरेंजमेंट होता है न्यूट्रॉन्स का और प्रोटॉन्स का सैंपल के अंदर। ड्यू टू दिस रीअरेंजमेंट सैंपल बिकम रेडियोएक्टिव। अब रेडियोएक्टिव क्यों हो गया, चूंकि अनस्टेबल हो गया। अब या तो भाई उसके अंदर न्यूट्रॉन फालतू है या आपका प्रोटॉन फालतू है, तो आपका जो है अब इस रीअरेंजमेंट की वजह से सैंपल हमारा क्या बन गया, रेडियोएक्टिव हो गया। रेडियोएक्टिव सैंपल नाउ एमिट रेडिएशंस बाय रेडियोएक्टिव डीके प्रोसेस। अब जो रेडियोएक्टिव सैंपल है वो रेडिएशन से एमिट करेगा रेडियोएक्टिव डीके प्रोसेस से। रेडियोएक्टिव डीके प्रोसेस या तो वो अल्फा रेज एमिट करे या बीटा या गामा, किसी भी तरह के रेडिएशन से एमिट करके अपने आप को स्टेबल कर लेता है। अब जो इमिटेड रेडिएशंस हैं उन्हें हम डिटेक्ट करते हैं और ये पता करते हैं कि एटम में हमारा कौन सा एटम है। इसके साथ साथ ये भी पता करते हैं कि अमाउंट ऑफ एलिमेंट, मतलब कितना जो है कौन सा उसके अंदर एटम प्रेजेंट है, और या अब कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, ये हम पता करते हैं। और जो हमारी मोस्ट कॉमनली एक्टिवेटेड एनालिसिस है वो है हमारी न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे डिटेल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट, आइसोटोपिक डाइल्यूशन एनालिसिस। Adding to a substance a known quantity of radioisotope of the element to be analyzed is called isotopic dilution. आइसोटॉपिक डाइल्यूशन क्या है, इसमें किसी सब्सटेंस के अंदर जो है हम एक नॉन क्वांटिटी ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप की उसके अंदर हम डाल देते हैं। अब क्या है, हमारा अननोन रेडियोएक्टिव सब्सटेंस को हमने डाइल्यूट किया एक रेडियोएक्टिव आइसोटोप से, सेम एलिमेंट से। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जो है ये 3 आइसोटोप होते हैं कार्बन के, C12, C13, C14। इसमें से C14 हमने अभी पढ़ा रेडियोएक्टिव है, तो हम सैंपल को इससे डाइल्यूट कर देते हैं। डाइल्यूट करने के बाद हम उसे क्या करेंगे, मिक्स करेंगे उन्हें होमोजेनाइज करने के लिए। फिर उसमें से हम क्या है एक स्मॉल फ्रैक्शन ले लेंगे और फिर उसे हम एनालाइज करेंगे, और एनालाइज करके हम ये देखेंगे कि आपका जो है रेशियो क्या है हमारी रेडियो एक्टिव नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट की। उसके बाद हम पता करेंगे कि हमारा कौन जो है एलिमेंट जो प्रेजेंट है वो आपका कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। नेक्स्ट है ट्रेसर टेक्निक। इन ट्रेसर टेक्निक एन एलिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय रेडियोएक्टिव एलिमेंट। इस ट्रेसर टेक्निक में हम क्या करते हैं, उस एलिमेंट को उसी के आइसोटोप से हम रिप्लेस कर देते हैं। जैसे C13 को हम रिप्लेस कर दें C14 से। वी हैव रिप्लेस द एलिमेंट बाय रेडियोएक्टिव एलिमेंट टू ट्रेस द रिएक्शन। किसी रिएक्शन का मैकेनिज्म ट्रेस करने के लिए जनरली ट्रेसर टेक्निक का यूज होता है, या आपका जो है
जो है फार्मास्यूटिकल्स में इसकी यूटिलाइजेशन है, इसे भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ट्रेसर टेक्निक हमारी बेसिकली है क्या, इसमें हम क्या है किसी जो है एलिमेंट का जो है उसका रिएक्शन जो है वो जो आपका किस तरह से वो आपका क्या मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है उस रिएक्शन के अंदर, उस मैकेनिज्म को ट्रेस करने के लिए हम, जैसे कि नाम से अंडरस्टूड है ट्रेसर टेक्निक, इस टेक्निक का हम यूज़ करते हैं। तो उसमें जैसे समझ लो मोस्टली हम कार्बन के मैकेनिज्म हम पढ़ रहे हैं, वो हमारा कोई भी हो सकता है, क्लेजन है, पाइनेकोलिन है, या स्टेरिफिकेशन है। उसमें हम जनरली हम जो है किसी एक एटम को हम जो है रेडियो एक्टिव मतलब रिप्लेस कर देते हैं रेडियोएक्टिव एलिमेंट से, चाहे ऑक्सीजन को करें चाहे कार्बन को करें, और फिर हम उस रिएक्शन का मैकेनिज्म पता करते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।